टाइम था 1989 का और जगह थी यूएसए के ओहायो का विल्सर। जब यहाँ पर तकरीबन 500 से 550 लोग रहा करते थे। सारी की सारी ये कम्युनिटी आपस में मिलजुल कर रहा करती थी। ये सारे के सारे लोग एक दूसरे का काफी अच्छे से ध्यान रखा करते थे। जितने भी लोग इस गांव में रहते थे उनमें से ज्यादातर तो लोग यहाँ पर खेती बाड़ी करते, कुछ एक लोग खेती बाड़ी के साथ साथ पशुपालन का भी काम किया करते थे। और इस गांव के ज्यादातर लोग गांव के ही पास में मौजूद एक फैक्ट्री में काम किया करते थे। काफी सारे लोग ऐसे मौजूद थे जो कि ना तो खेती कर सकते थे, ना ही जाकर फैक्ट्री में काम कर सकते थे। तो उन्होंने वहीं पर दुकानें खोल ली और ये लोग इस गांव में एक दूसरे का ध्यान रखते हुए काफी अच्छे से रहा करते थे। और यहीं पर रोजर्स फैमिली भी रहा करती थी। जो और हेल दोनों के दोनों हाई स्कूल में मिले थे। उसके बाद ये लोग एक दूसरे के बहुत ज्यादा नजदीक आ जाते हैं। और जैसे जैसे टाइम बीतने लगता है तो ये लोग एक दूसरे के इतने ज्यादा नजदीक आ गए कि अब ये लोग ज्यादा से ज्यादा टाइम बिताया करते थे। और जब तक इनका कॉलेज कंप्लीट हो पाता उससे पहले ही जो प्रेग्नेंट हो जाती है। और जैसे ही इनका कॉलेज कंप्लीट होता है तो इन दोनों ने जल्द से जल्द शादी कर ली। और उसके बाद आकर ये लोग यहाँ पर विल्सर में रहना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर अब इन्हें अपनी जिंदगी बिताने के लिए काम धंधा तो करना था ही, जिसके चलते हेल ने यहाँ पर आकर बाकी गांव वालों की तरह खेती करना शुरू कर दिया, जो अपने पति की मदद करवाया करती थी। और कुछ ही दिन बाद इनकी पहली बेटी मिसाइल इन्हें पैदा होती है। ये लोग अपनी बेटी के साथ इस टाइम काफी अच्छा टाइम बिता रहे थे। और जैसे जैसे टाइम बीतता है तो इनके घर पर इनकी दूसरी बेटी क्रिस्टीन भी हो जाती है। अब तो इनका पूरा ही परिवार कंप्लीट हो चुका था। और उसके बाद हेल ने अपनी पत्नी जो से ये बात कही कि अब इनके परिवार का खर्चा अच्छे से नहीं चल पा रहा है। जब से इनकी बेटी क्रिस्टीन इनकी जिंदगी में आई है ये इसको लेकर बहुत ज्यादा खुश है। लेकिन इनका खर्च भी बढ़ चुका है। लेकिन अब ये लोग जैसा कि ये लोग खेती कर रहे हैं साथ ही साथ जानवर भी पाल रहे हैं, तो अभी भी इनका खर्चा नहीं निकल रहा। जिसके चलते दूसरी तरफ जो भी यही बात कहती है कि आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, और वैसे भी यहाँ पर हमारे पास ज्यादा बड़ी जमीन नहीं है, छोटी सी जमीन का हिस्सा है जिसे कि मैं और हमारे बच्चे संभाल सकते हैं। तो आप ऐसा कीजिए कि सुबह सुबह उस फैक्ट्री में काम करने के लिए चले जाइए और उसके बाद जितना भी घर का काम होगा, खेत का, जानवरों का काम होगा, वो हम लोग संभाल लेंगे। आप जाकर फैक्ट्री में अपने अच्छे से काम कीजिए ताकि हम लोगों के पास ज्यादा से ज्यादा इनकम जनरेट हो पाए और उसके बाद हमारी फैमिली काफी अच्छे से टाइम बिता पाए। अब हेल बिल्कुल ऐसा ही किया करता था। वो हर रोज फैक्ट्री में जाता, उसके बाद वापस घर पर आ जाता, अपने परिवार के साथ काफी अच्छा टाइम वो बिता रहा था। उसकी बेटियां इस टाइम काफी ज्यादा खुश रहा करती थी। लेकिन इसी टाइम हेल ने ये चीज देखी कि उसकी बड़ी बेटी मिसाइल अब पिछले लगभग 1-1.5 साल से लगातार गुमसुम चल रही है। उसने काफी बार अपनी बेटी से पूछने की कोशिश की कि बेटा आखिरकार तुम्हें क्या हो गया है, तुम्हें जब भी मैं देखता हूँ तुम बिल्कुल गुमसुम नजर आती हो, पहले तुम काफी ज्यादा खुश नजर आया करते थे। लेकिन मिसाइल ने अपने पिता से कुछ भी नहीं बताया। और उसके बाद एक दिन ऐसा भी आया जब जो अपने घर पर बहुत ज्यादा परेशान बैठी हुई थी। और जैसे ही जो अपनी फैक्ट्री से छुट्टी करके वापस घर पर आया तो उसने अपनी पत्नी से पूछा कि वो इतनी ज्यादा परेशान किस बात को लेकर है। जो अब कुछ भी नहीं बोलती है, वो सिर्फ और सिर्फ जाकर रसोई में खाना बनाने की तैयारी करने लगती है। लेकिन अभी भी हेल उसे साफ साफ देख सकता था कि उसकी पत्नी कितनी ज्यादा परेशान है। तो वो उसके पास जाकर उसे आराम से अपने पास बैठाकर पूछने लगता है कि अगर तुम अपनी समस्या मुझे बताओगी नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा, और जैसे ही तुम मुझे अपनी दिक्कत बताओगी तो हम लोग कुछ ना कुछ मिलकर सॉल्यूशन निकाल ही लेंगे। और उसके बाद जो ने अपने पति को ये बात बताई कि आपने पिछले काफी दिनों में देखा होगा कि हमारी बड़ी बेटी काफी ज्यादा गुमसुम रहा करती थी, और आज उसने अपने गुमसुम रहने का कारण भी बता दिया है। उसने ये बात बताया कि जो हेल का भाई जॉन है वो भी यहाँ पर इनके घर के साइड में ही रहा करता था। वो उनकी बेटी को पिछले लगभग 1.5-2 साल से सेक्सुअली असोल्ट कर रहा है। इस बात को सुनकर हेल हक्का पक्का रह गया कि उसका भाई ऐसा कैसे कर सकता है, ये उस लड़की का चाचा है, वो अपनी ही बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। अब उसके अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा भरा हुआ था। उसने अपनी बेटी मिसाइल से ही जाकर पूछा कि बेटा पिछले लगभग तुमने बताया जैसा कि वो 1.5-2 साल से तुम्हें कुछ इस तरीके से परेशान कर रहा है, तुम्हें सेक्सुअली असोल्ट कर रहा है, तो तुमने ये सब बातें पहले मुझे क्यों नहीं बताई। और उसके बाद मिसाइल ने अपने पिता हेल को ये बात कही कि जब पहली बार उसने उसे असोल्ट किया था उस टाइम उसने काफी सारी उसकी ऐसी पिक्चर ले ली थी जो कि अगर बाहर आ जाती हैं तो उसकी काफी ज्यादा बेइज्जती होने वाली थी। उसने उसकी
प्राइवेट फोटो को उस टाइम खींच लिया था जब उसने असोल्ट उसे किया था। उस टाइम भी उसने काफी सारी फोटो उन दोनों की खींच ली थी। और जैसे ही ये फोटो बाहर आती तो उसके बाद तो हेल भी समझ सकता है कि उसकी बेटी का क्या होने वाला था। लेकिन अब ये सारी की सारी चीजें हद से ऊपर जा चुकी है और अब वो इसे सहन नहीं कर सकती थी, जिसके चलते फाइनली उसने अपनी माँ को बता दिया। उसे अपनी माँ को भी बताते हुए बहुत ज्यादा शर्म आ रही थी। लेकिन उसका चाचा तो उसके ऊपर किसी भी तरीके की कोई रियायत बरत ही नहीं रहा था। वो लगातार पिछले न जाने कितने दिनों से उसे इसी तरीके से टॉर्चर करता आ रहा था। तो अब हेल को बहुत ज्यादा गुस्सा तो आया ही हुआ था। वो सीधा का सीधा जॉन के घर पर जाकर उसे जान से मार डालना चाहता था। लेकिन उसकी पत्नी जॉन ने इस बात से मना कर दिया और वो दोनों के दोनों मिलकर पुलिस के पास जा पहुंचते हैं। उन्होंने अपनी बेटी को पुलिस के सामने बैठाया और ये बात कही कि तुम पुलिस ऑफिसर्स को सारी की सारी चीजें डिटेल से बता सकती हो। और उसके बाद पुलिस जाकर जॉन को गिरफ्तार कर लेती है। और जब उसे 2 डंडे लगते हैं तो उसने भी इस बात को एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ जनाब, कुछ इस तरीके से उसने अपनी ही भतीजी को असोल्ट इस टाइम किया था। तो और अब आखिर में पुलिस ऑफिसर्स ने उसे जेल में डाल दिया था। लेकिन जैसे ही ये सारी की सारी बातें इनके गांव में फैलने लगती है कि आखिरी टाइम में अब जॉन पुलिस में चला गया है, वहां पर उसे जेल हो चुकी है क्योंकि इनकी लड़की ने कुछ इस तरीके का दावा किया है। तो अब धीरे धीरे कर ये बात पूरे ही गांव में फैलने लगती है। लेकिन इसी टाइम पता नहीं हेल की और जॉन की माँ के दिमाग में क्या बात आती है कि उसने जाकर गांव में इस बारे में बताना शुरू कर दिया कि जो कुछ भी उसकी पोती ने उसके बेटे के ऊपर इल्जाम लगाए हैं वो सारे के सारे झूठे हैं। पता नहीं ये लोग चाहते ही क्या हैं, जरूर इनके दिमाग में कोई ना कोई लालच चल रहा होगा। और वो अपनी पोती के ही ऊपर गांव वालों के सामने जाकर इस टाइम इल्जाम लगा रही थी। और मिसाइल के साथ साथ अब इसका पूरा का पूरा परिवार इस बात को लेकर बहुत ज्यादा गुस्से में था कि इनकी बेटी ने क्या कुछ नहीं सहा, लेकिन इनकी जो दादी है कुछ इस तरीके की बातें कर रही है। और इसी टाइम हेल ने आकर अपनी पत्नी जो से ये बात कही कि हमारी बेटियों के दिमाग पर जिस तरीके का की असर इस टाइम पड़ा हुआ है तुम काफी अच्छे से समझ सकती हो, तो क्यों न तुम इन्हें घुमाने के लिए कहीं बाहर लेकर जाओ। कुछ एक दिनों का अगर ये लोग ट्रिप करके आएंगी तो इनका थोड़ा दिमाग फ्रेश हो जाएगा। और दूसरी तरफ जो कुछ ये गांव में बातें चल रही हैं तब तक ये भी शांत हो जाएंगी। और इस चीज के लिए जो भी खुश हो जाती है। लेकिन जो ने ये बात कही कि तुम्हें तो फैक्ट्री जाना होता है, पीछे से जो ये जानवर हैं, खेती हमारी है, इसे कौन संभालेगा। तो हेल ने यही बात कही कि तुम इनकी चिंता बिल्कुल भी मत करो, तब तक के लिए जब तक कि तुम घूमकर वापस नहीं आ जाती इन्हें मैं संभाल लूंगा और दूसरी तरफ फैक्ट्री की मैं छुट्टी कर लूंगा, क्योंकि हमारी बेटियां हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं, इनका दिमाग हमें फ्रेश करना ही होगा। और ये बात सोचकर ये दोनों के दोनों पति पत्नी इस टाइम प्लानिंग बनाने लगते हैं और उन्होंने फ्लोरिडा जाने का प्लान बनाया। उन दोनों का ये प्लान था कि इनकी बेटियां आज से पहले कभी भी वेकेशन पर बाहर नहीं गई, अपनी फैमिली के साथ इन्होंने कभी भी ट्रिप नहीं किया, तो इनकी माँ के साथ जाकर ये काफी अच्छा महसूस करने वाली हैं। और 29 मई 1989 को ये लोग अपने घर से फ्लोरिडा के लिए निकल पड़ते हैं। एक ही दिन में ये लोग फ्लोरिडा नहीं पहुंचने वाले थे, जबकि 8 घंटे की ड्राइव करने के बाद ये लोग जॉर्जिया पहुंचे। और जैसे ही अगली सुबह इनकी नींद खुलती है तो ये दोनों की दोनों लड़कियां इस टाइम काफी ज्यादा एक्साइटेड थी। एक 17 साल की थी, एक 14 साल की थी। ये अपनी माँ को जाकर जल्दी से जगा देती हैं कि अब तो सुबह हो चुकी है, हमें फ्लोरिडा के लिए निकल पड़ना चाहिए। और इसी तरीके से ट्रैवल करते करते ये लोग फ्लोरिडा जा पहुंचते हैं। वहां पर जितने भी बीचेस थे, जितनी भी और अच्छी अच्छी घूमने की जगह थी, उन सभी को विजिट कर लेने के बाद ये लोग आगे से आगे जाते जा रहे थे। जो ने अपने पति हेल के पास एक लेटर लिखा और ये बात बताई कि ये लड़कियां इस ट्रिप को कितनी ज्यादा एंजॉय कर रही हैं, ये लोग सच में यहाँ पर काफी ज्यादा मजे कर रही हैं, तुम इनकी चिंता बिल्कुल भी मत करो, तुम बस अपना ध्यान रखो, इसके साथ साथ जानवरों का भी ध्यान रखना। और खेत में जो कुछ भी उसने पालक वगैरह बो रखी थी, उन सभी की चीजों के बारे में वो उस लेटर में अपने पति को बताने लगती है। इस लेटर को पढ़कर उसका पति बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और इसी टाइम उसे लेटर से ही पता चलता है कि ये लोग लगभग 3 जून तक वापस आ जाएंगे। और उसके बाद वो आकर लड़कियां ये बताने वाली हैं कि उन्होंने वहां पर कितना ज्यादा एंजॉय किया। लगभग अगले 1 महीने तक वो सारा का सारा यही राग अपने वाली है कि वो वहां पर घूमने के लिए गई
उस झूले पर गई और वहां पर कितने अच्छे अच्छे बीच उन्होंने देखे थे। हेल इस टाइम अपने खेत का काम कर रहा था और दूसरी तरफ वेट कर रहा था कि 3 जून को तो वो लोग वापस आने की बोल ही रहे थे, लेकिन जैसे ही 3 जून आता है तो उन तीनों का ही अभी कोई भी अता पता नहीं था। तो अब हेल को यही लगने लगता है कि हो सकता है उन लड़कियों का मूड कहीं बीच में रुकने का हो गया होगा, तो उसे थोड़ा वेट करना चाहिए। कल तक वो आ जाएंगी या फिर परसों तक वो यहीं पर होने वाली हैं। लेकिन अब तो 5 तारीख का टाइम आ चुका था, ना तो जो के बारे में कुछ पता था और ना ही उनकी बेटियों के बारे में। तो अब वो थोड़ा परेशान होने लगता है। पहले तो उसके दिमाग में ये बात आ रही थी कि वो बच्चियों के साथ गई है तो आराम से वो आ जाएंगी, लेकिन अब जैसे ही टाइम बीतता जा रहा था तो हेल भी इस बात को लेकर परेशान होने लगता है कि अभी तक तो उन्हें आ जाना चाहिए था। 3 तारीख की वो लोग आने की बोल रही थी, लेकिन अभी तक वो नहीं आई है। अब तो 2 दिन ऊपर हो चुके हैं और आखिर में तंग होकर वो सीधा का सीधा वहां के पुलिस स्टेशन में जा पहुंचता है और वहां पर जाकर पुलिस ऑफिसर्स को सारी की सारी चीजें बताता है कि जनाब, मेरी बेटियां कुछ इस तरीके से गई थी, उसकी वाइफ भी उनके साथ गई थी। क्योंकि वो पुलिस ऑफिसर उसकी जान पहचान का था तो उसने सारी ही चीजें डिटेल से उसे बताई कि भाई अपने गांव में कुछ इस तरीके से उस लड़की के ही चाचा ने कुछ इस तरीके से उसे एब्यूज किया था, जिसके चलते मैंने तो यही बात सोची थी कि शायद इस लड़की का मूड ठीक हो जाएगा। वो तीनों की तीनों वहां पर चली गई थी, लेकिन अब तो ना तो उनका कोई पोस्ट कार्ड आया ना ही वो खुद आई। इस बात को लेकर वो थोड़ा परेशान है। तो उस पुलिस ऑफिसर ने भी यही बात कही कि चलो ठीक है, आज भी हम लोग वेट कर लेते हैं और अगर वो वापस नहीं आती हैं तो हम लोग उसकी मिसिंग कंप्लेंट दर्ज करके उन्हें ढूंढना शुरू कर देंगे। लेकिन इससे पहले कि पुलिस ऑफिसर्स उन्हें जाकर ढूंढना शुरू करते, जहां पर ये तीनों की तीनों लड़कियां फ्लोरिडा में घूमने के लिए गई हुई थी, वहीं पर टेम्पो फ्लोरिडा में एक मोटेल के अंदर एक सफाई कर्मचारी 251 रूम नंबर में जाकर जब सफाई करने लगता है तो वहां पर उसे थोड़ा अजीब महसूस होने लगता है। वो दोबारा से अपने मैनेजर के पास आती है और उसने ये बात कही कि मुझे जो रूम नंबर 251 है वो थोड़ा अजीब नजर आ रहा है। तो मैनेजर ने पूछा कि वहां पर अजीब तुम्हें क्या नजर आया। तब उस सफाई कर्मचारी ने ये बात बताई कि उसने लगभग 2 दिन पहले जब जाकर सफाई की थी तब भी वहां पर वो सारा का सारा सामान वैसा का वैसा रखा हुआ था। और जब ये लड़कियां पहली बार हमारे मोटेल में आई थी तो इन्होंने पूरे ही रूम को बिखेर रखा था। उसके बाद इनका ये दावा था कि ये बाहर कहीं घूमने के लिए जाने वाली हैं, तो मैंने इनका पूरा का पूरा रूम उस टाइम सेट कर दिया था। लेकिन जैसा कि वो हर 2 दिनों बाद वहां पर सफाई करने के लिए जाया करती थी, तो 2 दिनों बाद भी वहां पर किसी भी तरीके से उन्होंने कोई सामान नहीं बिखेर रखा था। आखिरी टाइम में जिस तरीके से मैंने सामान रख रखा था वो सामान वैसा का वैसा रखा हुआ था। लेकिन आज दोबारा से जब वो उस रूम की सफाई के लिए जाती है तो वो सारा ही सामान फिर से वहीं पर यूं का यूं रखा हुआ था, मानो किसी ने उसे टच ही ना किया हो। तो आखिरकार इस रूम में रहने वाले लोग कहां पर गायब हो गए। तो अब मैनेजर उसकी इस बात को सुनकर समझ जाता है कि ये कहना क्या चाहती है। वो खुद जाकर उस रूम में चेकिंग करने लगता है और ये बात पता चलती है कि ये सारा ही सामान तब से ही रखा हुआ है जब ये लड़कियां पहली बार यहाँ पर आई थी और उसके बाद घूमने के लिए बाहर गई थी। और अब इन सारी ही चीजों को बीते हुए 4 से 5 दिन हो चुके हैं। तो अब वो वापस क्यों नहीं आई और बाहर वो गई तो थी, लेकिन क्या वो अब सही सलामत है? इन्हीं सारी चीजों के कंफ्यूजन को लेकर उन्होंने जाकर पुलिस में कंप्लेंट कर दी। और पुलिस ऑफिसर्स इस केस पर काम करने के लिए जब पहली बार इस मोटेल पर पहुंचते हैं तो पुलिस ने जाकर सबसे पहले तो उस रिसिप्ट को चेक किया कि इन्होंने चेक इन कब किया था, इनका रूम किस तरीके से रखा हुआ है, इनके रूम में क्या अजीबोगरीब चीजें हैं। तभी पुलिस को पता चलता है कि यहाँ पर एक कैमरा रखा हुआ है और इसके अंदर 2 फोटोज मौजूद हैं। एक फोटो तो मिसाइल की है और इससे देखने में बिल्कुल साफ साफ नजर आ रहा है कि ये लोग कहीं पर जाने की तैयारी कर रहे हैं। और दूसरी फोटो खिड़की से बाहर इन लोगों के द्वारा ली गई थी ताकि यहाँ का जितना भी व्यू है उसे ये लोग कैप्चर कर पाएं। और उसके बाद ये लोग यहाँ से निकल गए। किसी को कोई अंदाजा नहीं कि वो गए तो गए कहाँ पर। लेकिन उसी टाइम इस होटल के मैनेजर ने ये बात बताई कि वो लोग अपनी गाड़ी में आए थे। गाड़ी का नंबर तो उसे याद नहीं है, लेकिन ये वो गाड़ी थी। तो पुलिस ने जब उस गाड़ी के बारे में यहाँ पर आसपास में पता करना शुरू किया तभी उन्हें पता चलता है कि यहाँ से तकरीबन 1.5 किलोमीटर दूर एक बीच के किनारे
वो गाड़ी खड़ी हुई है। पुलिस ऑफिसर्स उस गाड़ी के पास जाकर तहकीकात करने लगते हैं कि ये गाड़ी अब यहाँ पर किस तरीके से आई होगी, और इसके अंदर तो उनमें से कोई भी लड़की नहीं है, वो तीनों की तीनों ही गायब हैं। तो पुलिस ने अब जैसे तैसे कर जब उस गाड़ी को खोला, उसके अंदर चेक करना शुरू किया कि यहाँ पर हम लोग उनसे रिलेटेड क्या कुछ ढूंढ सकते हैं। तभी पुलिस को पता चलता है कि यहाँ पर दो नोट रखे हुए हैं। एक के ऊपर तो इस होटल का पता लिखा गया है जहां पर कि मोटेल में इस टाइम ये लोग रुकी हुई थी, और जो दूसरी जगह इस पेज के ऊपर लिखी हुई थी वो भी एक लोकेशन ही थी जहां पर कि ये गाड़ी खड़ी हुई है, और इसके आगे ब्रैकेट में व्हाइट एंड ब्लू लिखा हुआ था। तो पुलिस को अब कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि जो ये दो लोकेशन लिखी हुई हैं, एक के ऊपर तो गाड़ी खड़ी हुई है, दूसरे में ये लड़कियां रुकी हुई थी, और जो ये ब्रैकेट में ब्लू एंड व्हाइट लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है। तो पुलिस अगले लगभग कुछ एक दिनों तक तो यूं ही अंदाजे लगाती है, और इसी टाइम एक डिटेक्टिव के दिमाग में ये बात आती है कि गाड़ी यहाँ पर बीच के किनारे खड़ी हुई है, बीच का ही यहाँ पर लोकेशन बताई गई है, तो ब्रैकेट करके जो ब्लू एंड व्हाइट लिखी गई है वो कुछ और नहीं जबकि एक बोट हो सकती है। और पुलिस ने यहाँ पर एक बोट ढूंढनी शुरू कर दी जो कि बिल्कुल व्हाइट एंड ब्लू ही थी, और जब पुलिस के द्वारा इसके ओनर का पता किया गया तो पुलिस ने पाया कि इसका ओनर ओबे चांडलर है। पुलिस ने जाकर उसी से पूछताछ करनी शुरू कर दी, लेकिन इसी टाइम पुलिस के सामने जब वो इन सारी की सारी रिपोर्ट्स को चेक कर रही थी तभी पुलिस को पता चलता है कि यहाँ पर लगभग एक हफ्ते पहले 3 डेड बॉडी भी मिली थी। एक कोस्ट गार्ड अपनी ड्यूटी दे रहे थे कि उसी टाइम उन्हें पानी के ऊपर कुछ एक चीजें तैरती हुई नजर आती हैं। कोस्ट गार्ड ने जाकर उन जब चीजों को संभाला तो पुलिस को पता चलता है कि यहाँ पर एक महिला की बॉडी इस टाइम पानी के ऊपर तैर रही है। उन्होंने उसे अपने कब्जे में ले लिया, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ एक महिला नहीं थी, जबकि इसके अलावा एक और थोड़ी ही दूरी पर महिला इस टाइम तैर रही थी। उन्होंने उसे भी अपने कब्जे में ले लिया, और इसी तरीके से चलते चलते एक महिला की और भी बॉडी इस टाइम पुलिस को मिल जाती है। कोस्ट गार्ड के द्वारा इन सारी ही बॉडी को अपने हिरासत में ले लेने के बाद पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया था। तो पुलिस ने ले जाकर इन तीनों ही बॉडी का जब पोस्टमार्टम करवाना शुरू किया तो उन्हें सबसे पहले तो अंदाजा ये था कि जरूर ये लड़कियां समंदर में घूमने फिरने के लिए गई होंगी, हो सकता है इनकी बोट पलट गई होगी और उसके बाद इन्होंने अपनी जान गंवा दी। शायद इन्होंने कोशिश तो ये की होगी कि हम लोग तैर कर किनारे तक पहुंच जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया और उसके बाद इन्होंने अपनी जान गंवा दी। लेकिन जैसे ही इनका पोस्टमार्टम किया जाता है तो ये बात पता चलती है कि आखिरी टाइम में इनका तो रेप किया गया था, और उसके बाद पुलिस ने इस केस के ऊपर भी काम करना शुरू कर दिया। तो इन दोनों ही केसेस के ऊपर पुलिस ऑफिसर्स अलग अलग से काम कर रहे थे, लेकिन बाद में इन दोनों को जब मैच किया जाता है तो ये बात पता चलती है कि ये आखिरी टाइम में 3 डेड बॉडी पुलिस को मिली थी, ये किसी और की नहीं जबकि उन्हीं 3 लड़कियों की थी जो कि यहाँ पर घूमने फिरने के लिए आई थी। उसके बाद वो मिसिंग हो जाती हैं, और मिसिंग का तो पता तब चल पाया जब उस मोटेल के मालिक ने जाकर पुलिस के पास कंप्लेंट की थी। उससे पहले तो कोई अंदाजा ही नहीं था कि लड़कियां कुछ इस तरीके से यहाँ पर घूमने फिरने के लिए आई और उसके बाद वो यहाँ पर गायब हो गई होंगी। तो पुलिस को अब कोई भी अंदाजा नहीं था कि उन लड़कियों के साथ क्या कुछ हुआ होगा। लेकिन जैसे ही इन 3 लड़कियों को पुलिस के द्वारा ढूंढा जा रहा था और उस व्यक्ति का नाम इस केस में आता है तो पुलिस ऑफिसर्स उसी से जाकर पूछताछ करने लगते हैं कि यहाँ पर कुछ 3 लड़कियां इस तरीके से गायब हो गई और कुछ इस तरीके से आपकी बोट का नाम उनके पास से हमें मिला है, तो हम आपसे थोड़ी पूछताछ करना चाहते हैं, क्या आप एक बार हमारे साथ पुलिस स्टेशन चल पाएंगे। लेकिन ओबा ने इस बात से साफ इनकार कर दिया कि जनाब मैं आपके साथ नहीं चल सकता, मेरे पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं है, मुझे इस टाइम फिशिंग के लिए जाना है और उसके बाद वापस आने के बाद भी मेरे पास काफ़ी सारा काम है। तो पुलिस को ये बात सुनकर काफ़ी ज़्यादा अजीब लगने लगता है कि यहाँ पर तकरीबन 3 लड़कियों ने अपनी जान गंवा दी है, लेकिन ये बंदा अभी भी फर्स्ट प्रेफरेंस अपनी मछली पकड़ने को दे रहा है। तो पुलिस ने उसे जबरदस्ती पकड़कर अपने साथ पुलिस स्टेशन लेकर आते हैं और उससे पूछताछ करनी शुरू करते हैं। लेकिन चैंडलर तो पुलिस के साथ बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं कर रहा था। वो पुलिस के साथ आराम से बैठकर कुछ एक देर तक तो बातें करता है, उनकी हाँ में हाँ भरता है और हर एक बात का जवाब लगभग वो यही दे रहा था कि मुझे नहीं पता कि वो लड़कियां कौन थी। तो पुलिस अब इस केस से बिल्कुल
कंफर्म हो जाना चाहती थी कि ये बंदा सच में ही क्या उसे नहीं जानता। इसके चलते उसे लाइट डिटेक्टर के सामने बैठा दिया जाता है। शरीर पर हर जगह पर जहां जहां पर वो सारी की सारी वायर लग सकती थी उन्हें सेट करके चैंडलर से ये बात कही जाती है कि आप एक बार इस टेस्ट को पास कर दीजिए, उसके बाद हम आपको तंग नहीं करेंगे। और जब भी पुलिस उससे कोई ना कोई सवाल पूछती तो वो मना कर देता और उस मशीन की मदद से आखिरकार वो पकड़ा जाता। तो अब अच्छे से पुलिस ने उसे अपनी हिरासत में ले लिया, क्योंकि पुलिस को ये बात पता चल चुकी थी कि ये बंदा, हम कुछ भी सवाल अगर इससे पूछते हैं तो ये तो इसका उल्टा जवाब दे रहा है और ये हमसे झूठ बोल रहा है, ये हमसे कोऑपरेट नहीं कर पा रहा है। जिसके चलते पुलिस ने उसे पकड़कर उसके साथ थोड़ी मशक्कत की और उसके बाद चैंडलर ने पूरी की पूरी कहानी पुलिस के सामने रख दी। उसने ये बात बताई कि हाँ जनाब, मैं उन तीनों ही लड़कियों को काफी अच्छे से जानता हूँ। उसने पूरी की पूरी कहानी उस टाइम पुलिस के सामने रख दी कि किस तरीके से उसने ही उनकी जान ली थी। और ये बात पता चलते ही जो का पति था वो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है कि इस बंदे ने मेरी पत्नी की जान क्यों ले ली, और इस बारे में हेल भी जानना चाहता था। और पुलिस ने जब उससे पूछताछ करनी शुरू की तब जाकर चैंडलर ने ये बात बताई कि एक दिन ऐसा था जब वो सुबह सुबह यहाँ पर मछलियां पकड़ने के लिए आ रहा था, और जैसे ही उसने यहाँ पर एक गाड़ी को खड़े हुए देखा, इस टाइम वो लड़कियां एक मैप को अपने हाथों में लेकर उसे उल्टा सीधा घुमा रही थी। और मुझे पता चल चुका था कि जरूर ये अपना रास्ता भटक चुकी हैं। तो वो उसके पास जाता है और उनसे जाकर पूछने लगता है कि मैं यहाँ का लोकल रहने वाला हूँ, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। और उसके बाद जो ने चैंडलर से ये बात कही कि हाँ वो गुम हो चुके हैं और वो इस मोटेल पर जाना चाहते हैं। तो चैंडलर ने कहा कि हाँ मुझे इस मोटेल का रास्ता पता है, ये आगे से जाकर इस जगह पर है। वो अच्छे से उनके मैप पर निशान लगा देता है और उसके बाद साथ के साथ मोटेल का पता भी लिख देता है। ये तीनों की तीनों लड़कियां उसे थैंक यू बोलती हैं, लेकिन दूसरी तरफ चैंडलर उन्हें ये बात कहता है कि क्या आप लोग यहाँ पर घूमने के लिए आई हुई हैं। तो उन तीनों ने ही कहा कि हाँ, जितनी भी अच्छी अच्छी जगह हैं हम उन सभी को विजिट कर रहे हैं। और चैंडलर ने तब उन्हें पहली बार अपनी बोट पर इनवाइट किया था। ये बात कही थी कि यहाँ पर जब सनसेट होता है तो ऐसा लगता है कि सूरज इस टाइम पानी के अंदर जा रहा है। वो देखने में काफी ज्यादा मजेदार होता है। अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो यहाँ पर आ सकते हैं। ये तीनों की तीनों लड़कियां इस टाइम काफी ज्यादा खुश हो जाती हैं कि हम लोग यहाँ पर घूमने के लिए तो आए हुए थे ही, ये बंदा देखने में एकदम जेन्युइन लग रहा है, तो हम लोग शाम को इसके साथ घूमने के लिए जा सकते हैं। और वो लोग जाने के लिए तैयार भी हो जाते हैं। और उसी टाइम पहली बार उसने उनके उस पेज पर ब्लू एंड व्हाइट लिखा था। वो तीनों ही इस बात से खुश होकर कि आज तो हम लोग डूबते हुए सूरज को देखने वाले हैं, जैसे कि वो पानी के अंदर जा रहा हो, इसी बात को लेकर मोटेल जा पहुंचती है। वहां पर कुछ एक देर रेस्ट करने के बाद वापस यहाँ पर समंदर किनारे आने की तैयारी करने लगती हैं। और शाम को ये लोग यहाँ पर आ भी पहुंचते हैं। जैसे ही उन्होंने नीली और सफेद बोट को देखा तो उन्होंने हाथ हिलाना शुरू कर दिया। और दूसरी तरफ चैंडलर इन्हीं की वेट कर रहा था। वो उन तीनों को ही अपनी बोट में बैठाकर समंदर की तरफ निकल जाता है। और जैसे ही काफी ज्यादा गहरी जगह पर जाने के बाद यहाँ पर आसपास में कोई और बोट तो थी नहीं, तो उसने इन तीनों को ही पीटना शुरू कर दिया। ये तीनों की तीनों इस बात को बिल्कुल भी नहीं समझ पाए कि ये बंदा हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहा है। और उसके बाद चैंडलर अपनी बोट की दूसरी तरफ जाता है और वहां पर जितनी भी रस्सियां इस टाइम उसने रख रखी थी वो रस्सियां उठाकर लाकर इन तीनों को ही बांध देता है। और उसके बाद एक एक करके बारी बारी से वो इनका रेप करना शुरू कर देता है। उसने इस टाइम इनका मुंह बांध दिया था, दोनों के दोनों हाथ पीछे की तरफ बांध दिए थे, पैर बांध दिए थे, लेकिन उसने आंखें इनकी नहीं बांधी थी, जिसका शायद ये कारण रहा होगा कि वो चाहता था कि जो कुछ भी ये इनके परिवार के सदस्यों के साथ कर रहा है, इनके बाकी फैमिली मेंबर इन सारी ही चीजों को देखें। और तीनों का ही रेप कर लेने के बाद जब उसका मन भर चुका था और उसे ये बात लग रही थी कि अब तो उसे वापस अपने घर चले जाना चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ उसके दिमाग में ये सवाल भी आ रहा था कि इन तीनों ही लड़कियों को मैं दोबारा से किनारे पर ले जाकर अगर छोड़ देता हूँ तो ये पुलिस के पास जाने वाली हैं, जिसके चलते इसने पहले से ही इन सारी ही चीजों का प्लानिंग बना ली थी। वो अपने बोट के अंदर से
तीन 15-15 किलो की ईंटें निकाल लेता है और उन्हें उन लड़कियों के पैरों पर बांध देता है और उसके बाद एक एक करके एक एक लड़की को वो नीचे पानी में फेंक देता है। पोस्टमार्टम की जब रिपोर्ट आई तो इनके लंग्स के अंदर पानी भरा हुआ था और पुलिस ऑफिसर्स ने पूछा कि जब वो लड़कियां नीचे पानी में तुम्हारे द्वारा फेंकी जा रही थी क्या वो जिंदा थी या फिर अपनी जान गंवा चुकी थी। तो चैंडलर ने कहा कि वो बिल्कुल उस टाइम ठीक ठाक थी और आखिरी टाइम में तो वो मिन्नतें कर रही थी कि मैं उन्हें छोड़ दूं, लेकिन मैं कोई भी सबूत नहीं छोड़ना चाहता था, जिसके चलते मैं उन्हें जिंदा ही उस टाइम पानी में फेंक देता हूँ। मैंने पहली लड़की को फेंका तो दूसरी वाले चिल्लाने लगती हैं, मदद की भीख मांगने लगती हैं, लेकिन मैंने उनके ऊपर तरस नहीं खाया और उसके बाद एक एक करके मैंने सभी को पानी के अंदर फेंक दिया। ये सारी की सारी चीजें जान लेने के बाद पुलिस ऑफिसर्स इन्हें ले जाकर कोर्ट में पेश करते हैं और वहां पर उसके ऐसे कारनामों के बारे में जब पुलिस को पता चलता है, इसके पुराने कारनामों के बारे में पता चलता है, क्योंकि इसी टाइम काफी सारी और भी रिपोर्ट खोल ली गई थी, तो पुलिस को ये बात पता चलती है कि ये कोई नॉर्मल बंदा नहीं, क्योंकि नॉर्मल बंदा तो इस कांड को अंजाम दे ही नहीं सकता। इसी बात के चलते इसके और केसेस को खोला जाता है, तब जाकर पता चलता है कि ये तो एक सीरियल किलर है और उसके इन सारे के सारे कारनामों को देख लेने के बाद उसे मौत की सजा सुनाई जाती है। वो लगभग अगले 15-20 सालों तक जेल में ही रहता है और उसके बाद एक दिन ऐसा भी आया जब उसे तैयार करके एक रूम में पहुंचा दिया जाता है, क्योंकि उस दिन उसे सजाए मौत मिलने वाली थी। उसे ले जाकर वहां पर एक चेयर पर बैठाया जाता है और उसके बाद सामने वाली जगह पर काफी सारे लोगों के बैठने की जगह थी जो कि इस सजा को अपनी आंखों से देखना चाहते थे, लेकिन चैंडलर के परिवार से यहाँ पर कोई भी नहीं आया था। सिर्फ और सिर्फ एक ही बंदा था और वो था हेल, जो कि पिछले काफी दिनों से वेट कर रहा था कि जिस बंदे ने उसके परिवार को इस तरीके से तबाह कर दिया उसे किस तरीके से सजा मिल रही है। अब हेल उसके बिल्कुल सामने ही था और चैंडलर को उसके सामने ही जहर वाला इंजेक्शन देकर मौत की सजा दे दी जाती है। और दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आप लोग इस केस के बारे में क्या कहना चाहेंगे अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और सबसे खास बात, अगर आप कहीं बाहर जाते हैं तो किसी के ऊपर आंखें बंद करके भरोसा ना करें। स्टोरी सुनाने का तरीका अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर ब्लडी फाइल्स को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इसी तरीके के काफी सारे ट्विस्टेड केस मैं यहाँ पर लेकर आता रहता हूँ। और इसी के साथ दोस्तों आज का शाउट आउट लिविंग लग्जरी को एंड राइट ए ब्यूटीफुल कमेंट टू गेट अ शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं एक और नए ट्विस्टेड केस के साथ।